दोस्तों, पिछले बयान में आपने सुना कि शिवदत्त की बेटी किशोरी राजकुमार इंद्रजीत सिंह के प्रेम में पड़ जाती है और अपनी सखी कमला के माध्यम से उसे कैद खाने से छुटकारा दिलाने का भरपूर प्रयास करती है। अब आगे की कहानी 12वां बयान की ये रही। अब हम आपको एक दूसरी सरजमीन में ले चलकर एक दूसरे ही रमणीक स्थान की सैर करा तथा इसके साथ ही साथ बड़े बड़े ताज्जुब के खेल और अद्भुत बातों को दिखाकर अपने किस्से का सिलसिला दुरुस्त किया चाहते हैं। मगर यहाँ एक ज़रूरी बात लिख देने की इच्छा होती है, जिसके जानने से आगे चलकर आपको कुछ ज़्यादा आनंद मिलेगा। इस जगह पर बहुत सी अद्भुत बातों को पढ़कर आप ऐसा ना समझ लें कि यह तिलिस्म है और इसमें ऐसी बातें हुआ ही करती हैं, बल्कि उसे दुरुस्त और होने वाली समझकर खूब गौर करें, क्योंकि अभी ये पहला ही हिस्सा है। इस संतति के 4 हिस्सों में तो हम तिलिस्म का नाम भी ना लेंगे, आगे चलकर देखा जाएगा। आप ध्यान कर लें कि एक अच्छे रमणीक स्थान में पहुंचकर सैर कर रहे हैं। ये ज़मीन जो लगभग 1000 गज के चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी, चारों तरफ की 4 खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है। बीच की सब्जी और गुलबूटों की बहार देखने ही लायक है। इस कुदरती बागीचे में जंगली फूलों के पेड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं। उन्हीं में मिले जुले गुलाबों के पेड़ भी बेशुमार हैं और कोई ऐसा भी नहीं कि जिसमें सुंदर कलियां और फूल ना दिखाई देते हों। बीच में बड़े बड़े 3 झरने भी खूबसूरती से बह रहे हैं। बरसात का मौसम है। चारों तरफ के पहाड़ों से गिरा हुआ जल इन झरनों में जोश मार रहा है। पूरब तरफ पहाड़ी के नीचे पहुंचकर ये तीनों झरने एक हो गए हैं और अंदाज से ज़्यादा आया हुआ जल गड्ढे में गिरकर न मालूम कहाँ निकल जाता है। यहाँ की आबो हवा ऐसी उत्तम है कि अगर वर्षों का बीमार भी आवे तो 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाए और यहाँ की सैर से कभी जीना घबराए। बीचों बीच में एक आलीशान इमारत बनी हुई है, मगर चाहे उसमें हर तरह की सफाई क्यों ना हो, फिर भी किसी पुराने ज़माने की मालूम होती है। उस इमारत के सामने एक छोटी सी खूबसूरत बावली बनी हुई है, जिसके चारों तरफ की ज़मीन कुछ ज़्यादा खूबसूरत मालूम पड़ती है और फूल पत्ते भी मौके से लगाए हुए हैं। ये इमारत सुनसान और उदास नहीं है। इसमें 15-20 नौजवान खूबसूरत औरतों का डेरा है। देखिए, इस शाम के सुहावने समय में वे सब घर से निकलकर चारों तरफ मैदान में घूम घूम कर जिंदगी का मज़ा ले रही हैं। सभी खुश, सभी की मस्तानी चाल, सभी फूलों को तोड़ तोड़ कर आपस में गेंदबाजी कर रही हैं। हमारे नौजवान नायक कुंवर इंद्रजीत सिंह भी एक हसीन नाजनीन के हाथ में हाथ दिए बावली के पूरब की तरफ टहल रहे हैं। बात बात में हंसी दिल लगी हो रही है। दीन दुनिया की सुध भूले हुए हैं। लीजिए, वे दोनों थककर बावली के किनारे खूबसूरत संगमरमर की चट्टान पर बैठ गए और बातचीत होने लगी। इंद्रजीत सिंह: माधवी, मेरा शक किसी तरह नहीं जाता। क्या सचमुच तुम वही हो जो उस दिन गंगा किनारे जंगल में झूला झूल रही थी? माधवी: आप रोज मुझसे यही सवाल करते हैं और मैं कसम खाकर इसका जवाब दे चुकी हूं, मगर अफसोस कि आप बात पर विश्वास नहीं करते। इंद्रजीत सिंह अंगूठी की तरफ देखकर: इस तस्वीर से कुछ फर्क मालूम होता है। माधवी: ये दोष मुसव्वर यानी उस अंगूठी की तस्वीर बनाने वाले का है। इंद्रजीत: खैर जो हो, फिर भी तुमने मुझे अपने वश में कर रखा है। माधवी: जी हाँ, ठीक है, मुझसे मिलने का उद्योग तो आप ही ने किया था। इंद्रजीत सिंह: अगर मैं उद्योग ना करता तो क्या तुम मुझे ज़बरदस्ती ले आती? माधवी: खैर जाने दीजिए, मैं कबूल करती हूँ कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया, बस। इंद्रजीत सिंह हंसकर: बेशक, तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि दिल और जान तुम्हारे हवाले किए। माधवी शर्मा कर और सिर नीचा करके: बस रहने दीजिए, ज़्यादा सफाई न दीजिए। इंद्रजीत सिंह: अच्छा, इन बातों को छोड़ो और अपने वादे को याद करो।
आज कौन दिन है, बस आज तुम्हारा पूरा हाल सुने बिना न मानूंगा, चाहे जो हो। मगर देखो, फिर उन भारी कसमों की याद दिलाता हूं जो मैं कई दफे तुम्हें दे चुका हूं। मुझसे झूठ कभी ना बोलना, नहीं तो अफसोस करोगी। माधवी कुछ देर सोचकर, अच्छा आज भर मुझे और माफ कीजिए, आपसे बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं समझती, और आप ही की शपथ खाकर कहती हूं कि कल जो पूछेंगे सब ठीक ठीक कह दूंगी, कुछ न छिपाऊंगी। आसमान की तरफ देखकर, अब समय हो गया, मुझे 2 घंटे की फुर्सत दीजिए। इंद्रजीत सिंह लंबी सांस लेकर, खैर कल ही सही, जाओ मगर 2 घंटे से ज्यादा ना लगाना। माधवी उठी और मकान के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद इंद्रजीत सिंह अकेले रह गए और सोचने लगे कि यह माधवी कौन है, इसका कोई बड़ा बुजुर्ग भी है या नहीं, ये अपना हाल क्यों छिपाती है, सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे के लिए कहां और किससे मिलने जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मुझसे मोहब्बत करती ही, मगर ताज्जुब है कि मुझे यहां क्यों कैद कर रखा है। चाहे ये सरजमीन कैसी ही सुंदर और दिल लुभाने वाली क्यों ना हो, फिर भी मेरी तबीयत यहां से उचाट हो रही है। क्या करें, कोई तरकीब नहीं सूझती, बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ये तो मुमकिन ही नहीं कि पहाड़ चढ़कर कोई पार हो जाए, और ये भी दिल नहीं कबूल करता कि इसे किसी तरह रंज करूं और अपना मतलब निकालूं, क्योंकि मैं अपनी जान इस पर न्यौछावर कर चुका हूं। ऐसी ऐसी बहुत सी बातों को सोचते सोचते इनका जी बेचैन हो गया। घबरा कर उठ बैठे और इधर उधर टहलकर दिल बहलाने लगे। चश्मे यानी झरने का जल निहायत साफ था। बीच की छोटी छोटी खुशरंग कंकरियां और तेजी के साथ दौड़ती हुई मछलियां साफ दिखाई पड़ती थी। इसी की कैफियत देखते किनारे किनारे जाकर दूर निकल गए और वहां पहुंचे जहां तीनों चश्मों का संगम हो गया था, और अंदाज से ज्यादा आया हुआ जल पहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में गिर रहा था। एक बारीक आवाज इनके कान में आई। सर उठाकर पहाड़ की तरफ देखने लगे। ऊपर 15-20 गज की दूरी पर एक औरत दिखाई पड़ी, जिसे अब तक इन्होंने इस हाथे के अंदर कभी नहीं देखा था। उस औरत ने हाथ के इशारे से ठहरने के लिए कहा तथा ढोंकों की आड़ में जहां तक बन पड़ा अपने को छिपाती हुई नीचे उतर आई और आड़ देकर इंद्रजीत सिंह के पास इस तरह खड़ी हो गई जिसमें उन नौजवान छोकरियों में से कोई इसे देखने न पावे जो यहाँ की रहने वालियां चारों तरफ घूमकर चुहलबाजी में दिल बहला रही हैं और जिनका कुछ हाल हम ऊपर लिख आए हैं। उस औरत ने एक लपेटा हुआ कागज इंद्रजीत सिंह के हाथ में दे दिया। इन्होंने कुछ पूछना चाहा, मगर उसने साथ ही ये कहकर कुमार का मुंह बंद कर दिया कि बस जो कुछ है इसी चिट्ठी से आपको मालूम हो जाएगा। मैं जुबानी कुछ कहा नहीं चाहती और न यहाँ ठहरने का मौका है, क्योंकि कोई देख लेगा तो हम आप दोनों ऐसी आफत में फंस जाएंगे कि जिससे छुटकारा मुश्किल होगा। मैं उसी की लौंडी हूं जिसने ये चिट्ठी आपके पास भेजी है। उसकी बात का इंद्रजीत सिंह क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार न करके वो औरत पहाड़ी पर चढ़ गई और 40-50 हाथ जा एक गड्ढे में घुसकर न मालूम कहां लोप हो गई। इंद्रजीत सिंह ताज्जुब में आकर खड़े आधी घड़ी तक उस तरफ देखते रहे, मगर फिर वो नजर न आई। लाचार इन्होंने कागज खोला और बड़े गौर से पढ़ने लिखे। ये लिखा था, हाय, मैंने तस्वीर बनकर अपने को आपके हाथ में सौंपा, मगर आपने मेरी कुछ भी खबर न ली, बल्कि एक दूसरे ही औरत के फंदे में फंस गए जिसने मेरी सूरत बन आपको पूरा धोखा दिया। सच है, वो परी जमाल जब आपके बगल में बैठी है तो फिर मेरी सुध क्यों आने लगी। आपको मेरी ही कसम है, पढ़ने के बाद इस चिट्ठी के इतने टुकड़े कर डालिए कि एक अक्षर भी दुरुस्त न बचने पावे। आपकी दासी किशोरी। इस चिट्ठी के पढ़ते ही कुमार के कलेजे में एक धड़कन सी पैदा हुई। घबरा कर एक चट्टान पर बैठ गए और सोचने लगे, मैंने पहले ही कहा था कि इस तस्वीर से उसकी सूरत नहीं मिलती, चाहे ये कितनी ही हसीन और खूबसूरत क्यों ना हो, मगर मैंने तो पहले अपने को उसी के हाथ बेच डाला है जिसकी तस्वीर खुशकिस्मती से अब तक मेरे हाथ में मौजूद है। तब क्या करना चाहिए?
यकायक इससे तकरार करना भी मुनासिब नहीं। अगर ये इसी जगह मुझे छोड़कर चली जाए और अपनी सहेलियों को भी लेती जाए तो मैं क्या करूंगा? घबराकर सिवाय प्राण दे देने के और क्या कर सकता हूं, क्योंकि यहां से निकलने का रास्ता मालूम नहीं। यह भी नहीं हो सकता कि इन पहाड़ियों पर चढ़कर पार हो जाऊं, क्योंकि सिवाय ऊंची सीधी चट्टानों के चढ़ने लायक रास्ता कहीं भी नहीं मालूम पड़ता। खैर जो हो, आज मैं जरूर उसके दिल में कुछ खटका पैदा करूंगा। नहीं, आज भर और चुप रहना चाहिए। कल उसने अपना हाल कहने का वादा किया ही है, आखिर कुछ ना कुछ झूठ जरूर कहेगी, बस उसी समय टोकूंगा। हाँ, एक बात और है, कुछ रुक कर अच्छा देखा जाएगा ये औरत जो मुझे चिट्ठी दे गई है यहाँ किस तरह पहुंची। पहाड़ी की तरफ देखकर जितनी दूर ऊंचे उसे मैंने देखा था वहां तक तो चढ़ जाने का रास्ता मालूम होता है, शायद इतनी दूर तक लोगों की आमद रफ्त होगी ही होगी। खैर ऊपर चलकर देखूं तो सही कि बाहर निकल जाने के लिए कोई सुरंग तो नहीं है। इंद्रजीत सिंह उस पहाड़ी पर वहां तक चढ़ गए जहां वो औरत नजर पड़ी थी। ढूंढने से एक सुरंग ऐसी नजर आई जिसमें आदमी बखूबी घुस सकता था। इन्हें विश्वास हो गया कि इसी राह से वो आई थी और बेशक हम भी इसी राह से बाहर हो जाएंगे। खुशी खुशी उस सुरंग में घुसे। 10-12 कदम अंधेरे में गए होंगे कि पैर के नीचे जल मालूम पड़ा। ज्यों-ज्यों आगे जाते थे जल ज्यादा जान पड़ता था, मगर ये भी हौसला किए बराबर चले ही गए। जब जल गले बराबर जा पहुंचे और मालूम हुआ कि आगे ऊपर चट्टान जल के साथ मिली हुई है, तैरकर भी कोई नहीं जा सकता और रास्ता बिल्कुल नीचे की तरफ झुकता अर्थात ढलान ही मिलता जाता है, तो लाचार होकर लौट आए। मगर इन्हें विश्वास हो गया कि वो औरत जरूर इसी राह से आई थी, क्योंकि उसे गीले कपड़े पहने इन्होंने भी देखा था। वे औरतें जो पहाड़ी के बीच वाले दिलचस्प मैदान में घूम रही थीं, इंद्रजीत सिंह को कहीं न देख घबरा गईं और दौड़ती हुई उस हवेली के अंदर पहुंची जिसका जिक्र हम ऊपर कर आए हैं। तमाम मकान छान डाला। जब पता न लगा तो उन्हीं में से एक बोली, बस अब सुरंग के पास चलना चाहिए, जरूर उसी जगह होंगे। आखिर वे सब औरतें वहां पहुंची जहां सुरंग के बाहर निकलकर गीले कपड़े पहने इंद्रजीत सिंह खड़े कुछ सोच रहे थे। इंद्रजीत सिंह को सोच विचार करते और सुरंग में आते जाते 2 घंटे लग गए। रात हो गई थी। चंद्रमा पहले ही से निकले हुए थे, जिसकी चांदनी ने इस दिलचस्प जमीन में फैलकर अजीब समा जमा रखा था। 2 घंटे बीत जाने पर माधवी भी लौट आई थी, मगर उस मकान में या उसके चारों तरफ अपने किसी लौंडी या सहेली को न देख घबरा गई। और उस समय तो उसका कलेजा और भी दहलने लगा जब उसने देखा कि अभी तक घर में चिराग तक नहीं जला। उसने भी इधर उधर ढूंढना ना पसंद किया और सीधे उसी सुरंग के पास पहुंची। अपनी सब सखियों और लौंडियों को भी वहां पाया और ये भी देखा कि इंद्रजीत सिंह गीले कपड़े पहने सुरंग के मुहाने से नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्रोध में भरी माधवी ने अपनी सखियों की तरफ देखकर धीरे से कहा, लानत है तुम लोगों की गफलत पर, इसीलिए तुम हराम खोरिनों को मैंने यहां रखा था। गुस्सा ज्यादा चढ़ाया था और होंठ कांप रहे थे, इससे कुछ और ज्यादा ना कह सकी। फिर भी इंद्रजीत सिंह के नीचे आने तक बड़ी कोशिश से माधवी ने अपने गुस्से को पछाया और बनावटी तौर पर हंसकर इंद्रजीत से पूछा, क्या आप उस नहर के अंदर गए थे? इंद्रजीत सिंह, हाँ। माधवी, भला ये कौन सी नादानी थी, न मालूम इसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू होंगे। हम लोगों को तो डर के मारे कभी यहाँ खड़े होने का भी हौसला नहीं पड़ता। इंद्रजीत सिंह, घूमते फिरते चश्मे का तमाशा देखते यहाँ तक आ पहुंचे। जी में आया कि देखें ये गुफा कितनी दूर तक चली गई है। जब अंदर गए तो पानी में भीगकर लौटना पड़ा। माधवी, खैर चलिए कपड़े बदलिए। कुंवर इंद्रजीत सिंह का ख्याल और भी मजबूत हो गया। वो सोचने लगे कि इस सुरंग में जरूर कोई भेद है, तभी तो ये सब घबराई हुई यहाँ आ जमा हुई। इंद्रजीत सिंह आज तमाम रात सोच विचार में पड़े रहे। इनके रंग ढंग से माधवी का भी माथा ठनका और वो भी रात भर चारों तरफ ख्याल दौड़ाती रही।